नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुफ्त दवाई वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाते नजर आएंगे, जिसके तहत आज से कोविड-19 लक्षण युक्त 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए निगरानी समिति के माध्यम से मुफ्त दवाओं का वितरण किया जाएगा। करीबन 50 लाख मेडिसिन किट बांटने की तैयारी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। तैयारियों का जायजा भी लेते नजर आए थे। इसी क्रम में आज निःशुल्क दवाई वितरण वाहनों को सीएम ने हरी झंडी दिखाई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा इनिशिएटिव, तीसरी लहर के सापेक्ष बच्चों को मुफ्त दवाई मुहैया कराने का इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया और ये कोई नई पहल नहीं है। हालांकि ये बच्चों के लिए है, तीसरी लहर से निपटने के लिए है, तो इसलिए खबर नई जरूर है, लेकिन ये पहल नई नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरी लहर के दौरान भी इसी तरीके के प्रबंधन का प्रमाण दिया था, जिसके चलते 3T फॉर्मूले के चलते योगी सरकार ने कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पा भी लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से संजीव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना की तीसरी वेव से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से कोविड-19 के लक्षण युक्त 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 50 लाख निःशुल्क दवाई किट बांटने का काम करेंगे। इस किट में पैरासीटामोल, विटामिन सी और विटामिन डी समेत तमाम इस तरीके की दवाइयां होंगी, जिनसे बच्चों को तमाम फायदे होंगे। आज मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री जयप्रताप सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार आप देखेंगे कि इस समय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहती है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उससे उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे बचाया जाए, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस पर लगातार योगी आदित्यनाथ अपनी स्ट्रेटजी के साथ पिछले 1 महीने की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, उस पर योगी सरकार ने कंट्रोल करने का काम किया है। और ये योजना इस तरीके को बताती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गंभीर हैं और कहीं ना कहीं अब उन बच्चों को फायदा होगा। वैक्सीन लगवाई जाएगी उन बच्चों को और 50 लाख उन बच्चों तक किट पहुंचाई जाएगी ताकि वो कोरोना की तीसरी वेव से लड़ने में सक्षम हो सके। पूजा, बिल्कुल संजीव, पिछले दिनों देखने को मिला कि किस तरीके से वर्चुअली बैठकों का दौर चला, उसके बाद अब कल से जब से कैबिनेट बैठक हुई है उसके बाद से लगातार अब व्यवहारिक तौर पर भी तमाम लोग मिलने लग गए हैं, मीटिंग्स होने लग गई हैं। आज पहला कार्यक्रम कोविड के इतने लंबे अंतराल के बाद हो रहा है सीएम का। इसमें क्या लगता है आपको संजीव? वहां पर आप मौके पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, और भी किसी विभाग के तमाम अधिकारी या फिर अन्य लोग मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं आपको पूजा कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद, लखनऊ के डीएम और जो सूचना निदेशक हैं शिशिर सिंह, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कई मंत्री मौजूद हैं। आप देखेंगे कि कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह जो राज्य मंत्री हैं चिकित्सा शिक्षा के, वो मौजूद हैं। लेकिन आप सही कह रही हैं कि ये काफी दिनों बाद एक पहला कार्यक्रम है जो कोरोना की लहर के बाद इस समय आयोजित किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर फोकस रखते हैं कि कैसे चीजों का बेहतर प्रबंधन किया जाए। आपने 3T फॉर्मूले का जिक्र किया था। उस 3T फॉर्मूले के तहत उत्तर प्रदेश में कोरोना के प्रभाव को कैसे कम किया गया, उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे बचाया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा। आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है और कहीं ना कहीं इतने बड़े राज्य को एक सूत्र में बांधकर कोरोना के इतने बड़े प्रभाव से बचाना मुख्यमंत्री निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिक्र अयोध्या का होगा। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और आप सांसद संजय सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जो घोटाले का आरोप लगाया था, उस आरोप को चंपत राय सिरे से खारिज कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा नेता के आरोप का मुख्य आधार ये है कि जिस जमीन का इसी वर्ष 18 मार्च को तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, उसी जमीन का एग्रीमेंट करने वाले रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने उसी तारीख को 10 मिनट पहले ही मात्र 2 करोड़ रुपए में बैनामा कराया है। जबकि अब दावा किया जा रहा है कि संबंधित जमीन को
4 मार्च 2011 को, यानी कि 10 साल पहले ही मोहम्मद इरफान, हरिदास और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। 3 साल बाद इस एग्रीमेंट का नवीनीकरण भी कराया गया। ये भूमि 2017 में हरिदास और कुसुम पाठक ने भूस्वामी नूर आलम, महफूज आलम और जावेद आलम से बैनामा कराई थी, जिसके बाद हरिदास और कुसुम पाठक से ये भूमि 17 सितंबर 2019 को रवि मोहन तिवारी, सुल्तान अंसारी सहित 8 लोगों ने एग्रीमेंट करा ली और फिर रवि मोहन और सुल्तान अंसारी ने ही 18 मार्च को ये भूमि बैनामा करा ली है। तो राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के अब एक बड़ा खुलासा इस बात का होने का दावा किया जा रहा है कि ये जो भूमि जिस पर तमाम विवाद देखने को मिल रहा है, वो जमीन पहले ही बैनामा हो चुकी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ में अनूप मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो यानी कि अयोध्या से हमारे साथ में बीएस लाठी मौजूद हैं। सबसे पहले अयोध्या का रुख करेंगे। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल? देखिए, हलचलें हैं वो बड़ी तेज से है। पूरे इस सूबे में हलचलें हैं क्योंकि जो राम मंदिर का घोटाला है वो बहुत कोई छोटा स्कैम नहीं, बहुत बड़ा स्कैम है। अगर बात की जाए ट्रस्ट में ही, तो ट्रस्ट में ही घमासान मचा है। अगर बात की जाए अभी कुछ देर पहले की बात है, जो कमल नयन दास है, कमल नयन दास जो ट्रस्ट के कमल नयन दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, नृत्य गोपाल दास उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मांग की कि अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो उसका जरूर जो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और रह गई बात या आम आदमी पार्टी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो कल चंपत राय जी का पुतला भी जलाया गया था और तमाम जो आक्रोश है, जो क्योंकि ये छोटा स्कैम नहीं, बड़ा स्कैम मामले आ रहा है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है, लाखों लोगों ने, करोड़ों का आस्था की बात है पूजा जी। तो विकट जो सूबे की हलचल है वो बहुत तेज है जी। बिल्कुल बिल्कुल बीएस लाठी, आपके पास में लौटती हूँ। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। अनूप, जब उत्तर प्रदेश की बात होती है, जब देश की बात होती है, तो यहाँ पर पैसे के स्कैम से बड़ा आस्था का स्कैम है और जब आस्था पर ठेस लगे तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि हलचल अयोध्या में होती है और धमक पूरे सूबे में सुनाई देती है। राजधानी में क्या हलचल, क्योंकि अब खुलासा भी बड़ा हो चुका है। में जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर एक बड़ा इशू था, अयोध्या का राम मंदिर इंटरनेशनल मुद्दा था। अब जब राम मंदिर का जब निर्माण की बात आई थी, लोगों के अंदर खुशी थी कि जल्द ही जल्द राम मंदिर बनेगा। उसको लेकर आपने देखा किस तरीके से लोग, अनगिनत लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर दान दिया और गुप्त दान दिया। उसके बाद ये जो स्कैम पूरा का सामने आया है, कहीं न कहीं लोग आहत हैं। हालांकि चंपत राय की बात करें या फिर बीजेपी के और बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य की बात करें, उनका सबका यह मानना है कि अभी ये आरोप लगे हैं, इसकी जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एग्रीमेंट से लगा के और लगातार रजिस्ट्रो में जो टेक्निकल पॉइंट है, जो इशूज है कुछ, वो फंसते जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं कुछ घोलमेल जरूर हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से लखनऊ क्या पूरे देश की जो जनता है वो कहीं न कहीं इस स्कैम से आहत है, क्योंकि ये मामला धर्म का है, ये मामला आस्था का है, ये भगवान राम मंदिर का मामला है। आपके पास में लौटूंगी। इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। बच्चों के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। व्यक्त की जा रही थी, उन आशंकाओं ने हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मजबूती के साथ उन आशंकाओं को निर्मूल तो साबित किया है, लेकिन इस द्वितीय लहर को भी नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।
स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है, मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, जिनके पुरुषार्थ से हम लोगों को प्रथम लहर में सफलता के बाद द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई और आज हम तीसरी लहर की तैयारी के चरण में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। याद करिए, जब 23-24 अप्रैल को 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। 19 जनपदों का जिक्र यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, जहां पर एक भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, यानी कि 3T फॉर्मूले का जिक्र सीएम योगी करते नजर आ रहे हैं। तो अयोध्या मामले में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से 2 रिपोर्टर्स जुड़े थे, अनूप और साथ में BS लाठी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्यपाल के निर्देश पर अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए वोटिंग 15 जून से 3 जुलाई के बीच होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम पिछले महीने मई को घोषित हो चुके हैं, लेकिन अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। इस चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव कराए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। उधर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 2 दिन में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। संजीव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। संजीव, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी की हालत पस्त है पंचायत चुनावों में। क्या लगता है कि आगे के जो चुनाव होने हैं उसमें कैसा असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल पूजा, देखिए जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 15 जून से 3 जुलाई तक कहीं ना कहीं चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्षों की जो चाबी है पूरी तरीके से निर्दलियों के हाथ में है। 3000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के सदस्य हैं और 75 जनपदों में इनके चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं 666 जिला पंचायत सदस्य जीतने वाली भाजपा किस तरीके से 50 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है, वो देखने लायक होगा। हालांकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में सबक सिखाया है। लेकिन अब सरकार की योजना इस बात को लेकर है कि कैसे 75 में से 50 से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया जाए। उत्तर प्रदेश में ये मैसेज दिया जाए कि कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव है वो अंतिम रूप से भाजपा ने जीते हैं। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। लेकिन ग्राउंड जीरो पर वैसे हालात नजर नहीं आते जिस तरीके का प्रबंधन है। ये सबसे बड़ी कमजोरी और इस कमजोरी पर भाजपा को काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते भारी जन आक्रोश है। प्रदेश के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी उसे अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। अखिलेश ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिटलर शाही का उदाहरण है कि हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में बैठक कर रहे सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित 13 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने नामजद FIR दर्ज की है। साथ ही 120 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपाई चाहे जितनी तादाद में मिले और बैठकें करें, उन पर पुलिस चुप रहती है। बाराबंकी के पते पर फर्जी वोटर ID बनाकर
पंजीकरण कराने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की पहली वर्चुअल पेशी बांदा जेल से हुई। इस दौरान मुख्तार ने जवाब देने के साथ ही विवेचक से भी कई सवाल किए। मुख्तार ने दो टूक कहा, जेल से पेशी पर ले जाने के लिए वाहन का इंतजाम सरकार करती है। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस केस में किसी के फर्जी बयान देने से मुझे मुझे आरोपी साबित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी बीते 31 मार्च को पंजाब जेल से मोहाली कोर्ट पेश किया गया था। उसे लेकर जाने वाली एम्बुलेंस बाराबंकी जनपद से पंजीकृत हुई थी। तो उसकी जांच में पाया गया कि मऊ के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अलका राय के बाराबंकी रफी नगर मोहल्ले से बनी फर्जी वोटर आईडी से आरटीओ विभाग में पंजीकरण कराया गया है। इस मामले में एसआईटी ने अलका राय, शेषनाथ राय समेत 4 लोगों को जेल भी भेजा था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरबाज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मुख्तार अंसारी की दो टूक कि मैं अगर जेल में था तो मैं आरोपी कैसे हुआ? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी की बाराबंकी कोर्ट में पेशी हुई थी। पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने साफ तौर पर कहा है कि उसको उस पर जो आरोप लगाया वो निराधार है, कहीं से कोई साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। हालांकि किसी दूसरे कहने से ये आरोप सत्य नहीं, बिल्कुल यही बात है। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि यह जो विपक्ष पार्टियों का आरोप रहा है कि मुख्तार अंसारी यूपी के पहले जिन जेलों में रहा है, पंजाब की रोपड़ जेल में जा रहा है, तो उसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता था। पूरे मामले में 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार के करीबी 3 लोगों को जो है उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। वर्चुअल पेशी हुई थी, जिसके बाद अब अगली तारीख 28 जून रखी गई है, उस पर अगली सुनवाई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का यूपी जब की जेल में आने के बाद तमाम जो मामले हैं वो अब ओपन हो रहे हैं। तमाम तरीके के जो आरोप लगे थे उन पर जांच हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा सकता है कि मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मुख्तार का सवाल जवाब जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा के सेक्टर 24 क्षेत्र के अंतर्गत चौकी हरिदर्शन के पास पुलिस और वाहन चोरी करने वाले गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ पेश आई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाश जाहिद और राशिद के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार बिना नंबर प्लेट की, मास्टर चाबी और 2 तमंचे, 315 बोर सहित कारतूस भी बरामद किए हैं। बदमाश के आपराधिक इतिहास की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो पुलिस ने 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। नोएडा से ये बेहद बड़ी घटना है। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीतापुर का रुख करेंगे। सीतापुर से एक झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। 5 लोगों ने पति के सामने ही पत्नी से गैंगरेप की कोशिश करी। पूरा मामला सदरपुर क्षेत्र के लोनियनपुरवा गांव का है। यहां एक किसान अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले 5 युवक वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने महिला के साथ गैंगरेप का प्रयास किया। पति ने विरोध किया तो पति पत्नी दोनों पर दबंगों ने चाकुओं से कई वार किए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। इस वारदात में पति पत्नी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।